नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास के कुछ ऐसे टॉपिक जो कि अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी के साथ साथ यूपीएससी, बीपीएससी यानी कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो इतिहास है यह काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास के कुछ ऐसे टॉपिक जिसे आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं और उसको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास के कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिन्हें हम बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इतिहास किसे कहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इतिहास यानी कि प्राचीनतम समय से यानी कि हमारे पूर्वजों के यानी कि जो आदि मानव का समय था या बीते हुए समय था उनके साक्ष्य यानी कि अवशेष जिन स्रोतों से हमें प्राप्त होती है उसी को हम इतिहास कहते हैं। जैसे इतिहास यानी कि बीते हुए समय की जानकारी यानी कि हमें अतीत की जानकारी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास क्या है। तो इसको हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं, यानी कि जैसे प्राचीन भारत जो है उसको मुख्य रूप से हम तीन भागों में बांटते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रागैतिहासिक काल होता है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो शुरू का समय होता है उसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसका अवशेष या साक्ष्य के माध्यम से हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। उनसे ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जो कि आज से कई वर्षों पहले की बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वह अज्ञात से लेकर के और 2500 ईसा पूर्व तक है, जो कि ईस्वी में नहीं बल्कि ईसा पूर्व में है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल का जो समय है वह समय कितना है। तो देखिए आदि ऐतिहासिक काल का जो समय है वह 2500 बीसी से यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक की जानकारी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होती है उन्हीं स्रोतों को हम आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इतिहास के जो तीसरा भाग है वह जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक काल आता है जिसका समय काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 712 ईस्वी तक आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग मेरा जैसे पाषाण काल और दूसरा भाग मेरा जैसे कि ताम्रकाल हुआ। तो अब हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं और पाषाण का मतलब क्या होता है, ताम्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पाषाण काल का मतलब होता है हमें जिन स्रोतों की जानकारी या जिन क्षेत्र या जिन भाग की जानकारी हम अगर पत्थरों के माध्यम से, पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर, पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग देखिए पाषाण यानी कि पाषाण काल का समय था जिसमें पत्थर के कुछ औजार, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कुल्हाड़ी से लेकर के अन्य सारे वस्तुएं जो कि पत्थर से बने हुए थे। और पुराने जमाने में लोग यानी कि जंगली जानवरों से बचने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय किसी प्रकार के धातु का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए सबसे पहले लोगों ने जिन वस्तुओं का या जिन औजार का प्रयोग किए वह पत्थर का बना होता था। उसी काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद है ताम्रकाल, यानी कि ताम्रकाल के समय तांबा का आविष्कार हो चुका था और उस समय तांबा के कुछ ऐसे वस्तुओं का निर्माण हो चुका था या तांबा के कुछ औजार बनाए जाते थे, जैसे चाकू से लेकर के कुल्हाड़ी या कुछ ऐसे औजार बनाए जाते थे जो कि तांबा से बना होता था। उसके बाद हम देखते हैं कि पाषाण काल यानी कि पाषाण काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं। तो पाषाण काल का मतलब आप समझ गए कि पत्थर का युग, और ताम्र काल का मतलब होता है तांबा का युग। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पाषाण काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। जैसे पहला पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल, इसमें भी पत्थर के ही साक्ष्य मिले, लेकिन पुराने समय के यानी कि यह काल जो था वह सबसे पहले का समय यह काल था, जिसका समय 25 लाख बीसी से यानी कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 800 ईसा पूर्व तक के समय को हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं।
उसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी कि बीच के जो समय था उसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। उस समय भी पत्थर का ही औजार का प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का जो युग था यानी कि समय था, वह समय क्या था। तो पूरा पाषाण का जो समय था वह 2500 ईस्वी से यानी कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 800 ईसा पूर्व के समय के काल को हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। मध्य पाषाण काल जैसे कि 8000 ईसा पूर्व से लेकर के और 4000 ईसा पूर्व के समय को हम यानी कि मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद है नव पाषाण काल के अंतर्गत कुछ नए नए वस्तुओं का आविष्कार हो चुका था। पत्थर थे ही, लेकिन पत्थर के कुछ ऐसे ऐसे यानी कि अच्छे औजार बनाए जाते थे, यानी कि लोगों के पास कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, इसलिए उस युग को नव पाषाण काल के युग के नाम से जाना जाता है। और इसका जो समय होता है वह 4000 ईसा पूर्व से लेकर के और 2500 ईसा पूर्व तक के समय को हम नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम देखना है कि प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो इतिहास के स्रोतों को यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम जो 3 भागों में बांटे हैं, उसमें के प्रथम भाग जो है वह प्रागैतिहासिक काल है। और प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वह 2500 यानी 25 लाख बीसी से यानी 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 2500 बीसी यानी ईस्वी तक के समय है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो था उस काल में हमें किन किन स्रोतों से कौन कौन सी वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है, या क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए या मिले, जिनके आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल को जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो समय होता है उस समय के अंतर्गत की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसकी जानकारी अवशेषों से प्राप्त होती है। तो अवशेषों का मतलब होता है जैसे खुदाई के फलस्वरूप करोड़ों वर्ष पहले जो हमारे धरती के अंदर जो वस्तुएं दब चुके थे, वे वर्तमान समय में खुदाई के फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं, उन्हीं स्रोतों को या उन्हीं वस्तुओं को हम अवशेष कहते हैं। तो इसकी जानकारी यानी कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें जिन स्रोतों से होती है उन्हें हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और इसकी जानकारी हमें अवशेषों के द्वारा प्राप्त होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की खोज सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किए थे। तो इसका खोज सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने किए हुए थे। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का जो खोज हुआ था वह सन 1863 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट के द्वारा प्रागैतिहासिक काल की जानकारी यानी कि खोज हुई थी। अब हम देखते हैं कि मनुष्य के विकास के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को मनुष्य की जानकारी के आधार पर यानी कि मनुष्य के आधार पर हम कितने स्रोतों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास को यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप समझ गए। उसके बाद इसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट के द्वारा की गई थी, और मनुष्य के विकास के आधार पर इसे यानी किसे प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला भाग पाषाण काल, दूसरा भाग ताम्र पाषाण काल। यानी कि मनुष्य की जानकारी के अनुसार इसे प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वह है पाषाण काल, यानी कि यह भी पत्थर का ही युग है, लेकिन उस समय भी पत्थर का ही आविष्कार हुआ था और उसके अलावा कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मनुष्य के आधार पर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। जो कि पाषाण काल का जो समय है वह 25 लाख से लेकर के और 2500 ईसा पूर्व के समय को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं मनुष्य के जानकारी के आधार पर। उसके बाद है ताम्र पाषाण काल, यानी कि तांबा का ही पत्थर का प्रयोग किया जाता था। उस समय ताम्र धातु का विकास हो चुका था यानी कि आविष्कार हो चुका था। वह जो समय था वह 3000 ईसा पूर्व से लेकर के और 2000 ईसा पूर्व के बीच के समय जो था उसको हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि पाषाण काल यानी कि पाषाण काल को हम प्रस्तर युग यानी कि पत्थर का समय यानी कि पत्थर का काल कहते हैं। तो पाषाण काल को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि पाषाण काल का यानी कि प्रस्तर युग जो पत्थर का जो समय था
जो पत्थर का युग था उसको हम जो 3 भागों में बांटे हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल, उसके बाद इसका मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हम यह चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं कि पूरा पाषाण काल में हमें किन किन चीजों यानी कि वस्तुओं की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव खाद्य संग्राहक, आग की खोज, पत्थर के बड़े औजार, कुल्हाड़ी, खंडक तथा चित्रकारी के साक्ष्य अंत तक प्राप्त हुए हैं। यानी कि पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आदि मानव के कुछ ऐसे साक्ष्य हैं यानी कि प्रमाण है जो हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद खाद्य संग्राहक यानी कि पूरा पाषाण काल के समय में जो लोग यानी कि भोजन किया करते थे उनके कुछ साक्ष्य यानी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन्हीं को हम खाद्य संग्राहक यानी कि भंडारित करने वाले जो स्थान थे उसको हम खाद्य संग्राहक स्थान कहते हैं। उसके बाद आग की खोज यानी कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज के कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसके माध्यम से लोगों में कुछ साक्ष्य की प्राप्ति की जानकारी हुई है। उसके बाद पूरा पाषाण काल में पत्थर के बहुत बड़े बड़े औजार मिले हैं, यानी क्योंकि उस समय किसी भी धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, तो किसी भी धातु के आविष्कार नहीं होने के फलस्वरूप उस समय के जो लोग थे यानी कि पूरा पाषाण काल के जो समय के जो लोग थे यानी कि मानव थे, उन्होंने पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाया करते थे, क्योंकि जंगली जानवरों से या अपनी आग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस समय किसी भी धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पूरा पाषाण काल के समय के लोग जो थे वे पत्थर के औजार बनाया करते थे, जैसे कुल्हाड़ी और खंडक यानी कि वस्तुओं को काटने के लिए उस समय यानी कि नव पाषाण काल के पूरा पाषाण काल के समय के जो लोग थे वे वस्तुओं को काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया करते थे, जो कि पत्थर द्वारा बनाया गया था। उसके बाद खंडक यानी कि खंडक जो था वह छेदने वाला यानी कि वह भाला की तरह यानी कि वह वस्तु था जिसका उपयोग खंडक के रूप में किया करते थे। उसके बाद चित्रकारी के साक्ष्य अंत तक मिले हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं उस समय लोगों ने अपने आसपास में कुछ न कुछ यानी कि कुछ ऐसे चीज थे जिसका चित्र बनाया करते थे, जिसके फलस्वरूप हमें पूरा पाषाण काल में चित्रकला की भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के समय का जो प्रमुख स्थल था वह यानी कि वह स्थान था, वह कौन सा स्थान था जहां से पूरा पाषाण काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के समय का जो कुछ प्रमुख स्थल जो था जहां से पूरा पाषाण काल के कुछ साक्ष्य को प्राप्ति हुई है वह जैसे कश्मीर जो कि भारत में ही पड़ता है, और थार जो कि आज राजस्थान के क्षेत्र जो है वहाँ रेगिस्तान ही पाया जाता है, और भीमबेटका जो कि मिर्जापुर भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरा पाषाण काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद मध्य पाषाण काल का समय जो था उसमें हमें किन किन स्रोतों से या किन किन वस्तुओं से हमें पूरा पाषाण काल के साक्ष्य यानी कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले मध्य पाषाण काल के समय लोगों को पशुपालन करने की जानकारी हो चुकी थी, क्योंकि पूरा पाषाण काल से थोड़े से विकसित मध्य पाषाण काल के लोग हो चुके थे, इसलिए उस समय पशुपालन की शुरुआत किए हुए थे। और मध्य पाषाण काल के समय में सबसे पहले लोगों ने जिन पशु का पालन किया वह पशु था कुत्ता, यानी कि सबसे पहले लोगों ने कुत्ता की पालन किए हुए थे। और यह जैसे एमपी जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान के बागौर जिला में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनके मध्य पाषाण काल में जो लोगों द्वारा पशुओं का पालन किया गया था उसमें सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वह कुत्ता का मिला है, क्योंकि लोगों ने जैसे मध्य पाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले अगर पशु पालने का काम शुरू किया तो सबसे पहले कुत्ता को पाला था। और इसके साक्ष्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और राजस्थान के बागौर जिला में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का जो स्थल है यानी कि प्रमुख स्थल कौन कौन सा है जहां से मध्य पाषाण काल के कुछ साक्ष्य यानी कि जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस समय यानी कि मध्य पाषाण काल में कुछ साक्ष्य जो मिले हैं उसमें छोटे औजार का भी प्रयोग किया गया था, क्योंकि
मध्य पाषाण काल में छोटे औजार के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें देखते हैं कि प्रमुख स्थल यानी कि मध्य पाषाण काल का जो स्थल है वह कौन कौन सा स्थल है जहां से मध्य पाषाण काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मुंगेर जो कि बिहार में स्थित है, और इन्हीं स्थानों पर यानी कि मध्य पाषाण काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें मध्य पाषाण काल के सभी समय की जानकारी या सभी वस्तुओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नव पाषाण काल यानी कि नव पाषाण काल जो था उस समय यानी कि लोगों के पास ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, और जैसे पूरा पाषाण काल के समय लोगों के पास किसी भी चीज की जानकारी नहीं हुई थी, ज्ञान की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से वे लोग पत्थर के बड़े बड़े औजार का प्रयोग किया करते थे, और आग की खोज नव पाषाण काल में नहीं बल्कि पूरा पाषाण काल में हुई थी। उसके बाद पूरा पाषाण काल से कुछ विकसित लोग यानी लोगों की जानकारी कुछ ऐसे मध्य पाषाण काल में प्राप्त होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नव पाषाण काल, इसमें किस किस चीजों की जानकारी हमें थी या किस किस चीजों के माध्यम से हमें इन सभी स्रोतों की जानकारी होती है, जिसे नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसमें नव पाषाण काल के समय में कृषि, पशुपालन, अस्थायी निवास, समाज, बस्ती और पहिए का आविष्कार हो चुका था, क्योंकि उस समय कुछ धातु का आविष्कार हो जाने के कारण या पत्थर के ही बनाए जाते थे, लेकिन लोगों के पास कुछ ऐसी जानकारी हो गई थी जिसकी वजह से यानी कि नव पाषाण काल जो था यह विकसित पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल के लोगों में ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। जैसे कृषि, पशुपालन या अस्थायी बस्ती यानी कि पहिए का आविष्कार इस काल में हो चुका था। और नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो हैं, जैसे मेहरगढ़ जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पे मेहरगढ़ स्थित है, और यहाँ से गेहूं तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रमुख स्थल जैसे नव पाषाण काल का जो था वह मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये पाए जाते हैं, और वहां से यानी कि प्रमुख स्थल से ही गेहूं तथा जौ के साक्ष्य यानी कि प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैसे कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहाँ से चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद चिरांद है जो कि बिहार में स्थित है, और यहाँ से हड्डियों के औजार का प्रमाण मिला है। इस प्रकार से नव पाषाण काल में लोगों द्वारा पशुपालन, कृषि करना या अस्थायी निवास यानी कि एक स्थान पर रह करके अपने पेशा को पूरा करना शुरू कर दिए थे, और समाज की भी निर्माण नव पाषाण काल में ही हो चुकी थी, बस्ती का भी निर्माण नव पाषाण काल में हो चुकी थी, और पहिए का ज्ञान यानी कि आविष्कार जो हुआ था वो नव पाषाण काल के समय हो चुका था। और प्रमुख स्थल जो है यह मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे यह मेहरगढ़ स्थित है, और यहाँ से प्राचीन काल के समय यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के समय से कुछ साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, जैसे नव पाषाण काल में गेहूं तथा जौ के कुछ से प्रमाण यानी कि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद प्रमुख स्थल तो आप जान ही गए। उसके बाद में यह चिरांद बिहार में स्थित है, यहाँ से हड्डियों के कुछ प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने प्राचीन भारत के सभी साक्ष्य के बारे में प्रस्तुत किए हैं और सभी बताएं, जैसे कि प्राचीनतम भारत को यानी कि प्राचीन भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने आज के वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के सभी जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हमने बताया। और इसमें जैसे कि सभी के भागों को बांट करके इसको, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें और लाइक जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।